बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्री एडवाइस एलसी। जी, प्री एडवाइस एलसी क्या होती है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्री एडवाइस एलसी क्या होती है? आप जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं, आप अपने बायर से जब डील फाइनल कर लेते हैं तो आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, या अगर आप नहीं देते तो आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दें कि आपको प्री एडवाइस एलसी भेजे, जिसे ड्राफ्ट एलसी भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो एलसी अपने बैंक में ट्रांसमिट करने से पहले आपको उसकी एक कॉपी देगा ताकि आप इसकी जो अच्छी तरह से उसको देख सकें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर सकें क्या वो वर्केबल हैं या नहीं। बैंक जो आपका क्लाइंट होगा, जो आपका बायर है, वो अपने बैंक से जब रिक्वेस्ट करेगा एलसी ओपन करने की तो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि एलसी को ट्रांसमिट करने से पहले, यानी एक्सपोर्टर को एलसी भेजने से पहले, एडवाइजिंग बैंक को एलसी भेजने से पहले, जब वो एलसी प्रिपेयर कर लेगा तो एलसी के कापी अपने क्लाइंट को, यानी आपके क्लाइंट को जो इंपोर्टर है उसको देगा। वो कापी आपको भेजेगा। आप उस कापी को अच्छी तरह से चेक करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो वर्केबल है या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अपने बायर से जो है पहले डिसाइड तो कर ली हैं, लेकिन बैंक के पास एक फॉर्मेट बना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी उसमें भी आ जाती हैं जो आपके लिए वर्केबल नहीं होंगी। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। लेकिन ये आप अपने माइंड में रखें कि प्री एडवाइस एलसी आप ज़रूर लें, या एलसी ड्राफ्ट एलसी जिसे कहते हैं। ड्राफ्ट एलसी भी कह सकते हैं, प्री एडवाइस एलसी भी कह सकते हैं। जब उस एलसी को आप फाइनल कर देंगे, फिर आप अपने बायर को कहेंगे कि भाई एलसी ओके है, फिर वो एलसी अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा, उसका बैंक वो एलसी ट्रांसमिट करेगा, और ताकि उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, अमेंडमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बायर से पहले से तय कर लें। अब इसमें कौन सी मेन चीज़ें, 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, बाकी बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन वो चीज़ें जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का जो स्टाफ है आपका, वही आपको बता सकता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। बदल मेन चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। जब आप के पास प्री एडवाइस एलसी आए तो उसमें आपने जो चीज़ें चेक करनी है, उसने एक तो आपने डेट ऑफ शिपमेंट चेक करनी है। आपने जो अपने बायर से कमिटमेंट किया है डेट ऑफ शिपमेंट की, क्या वही डेट है या कहीं उससे पहले की तो नहीं है। अगर आपने 1 मंथ बाद या 15 डेज़ बाद की डेट ऑफ शिपमेंट अपने क्लाइंट से फाइनल की है तो वही डेट होनी चाहिए। अगर वो डेट ऑफ शिपमेंट पहले की है तो फिर आप शिपमेंट नहीं दे सकेंगे। आप ये चेक करें और इससे करेक्ट कराएं। इसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी, एक शिपमेंट डेट होती है, उसके बाद एक एक्सपायरी डेट होती है और प्लेस भी लिखी होती है। प्लेस ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए आपका कंट्री, कंट्री ऑफ बेनिफिशरी, जो इम्पोर्टर है उसका कंट्री नहीं होनी चाहिए प्लेस ऑफ एक्सपायरी में। प्लेस ऑफ एक्सपायरी आपकी कंट्री में होनी चाहिए, और जो डेट एक्सपायरी की है, शिपमेंट डेट और एक्सपायरी डेट में कम से कम 15 डेज़ का गैप होना चाहिए। बाज़ औक़ात बैंक 7 डेज़ का गैप दे देते हैं, तो वो 7 डेज़ आपके लिए वर्केबल नहीं होगा, आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो शिपमेंट डेट है एलसी के ऊपर, उसमें और डेट ऑफ एक्सपायरी में 15 डेज़ का कम से कम, 21 डेज़ का हो तो ठीक है, नहीं तो 15 डेज़ का कम से कम गैप होना चाहिए। प्लेस ऑफ एक्सपायरी कंट्री ऑफ बेनिफिशरी, यानी एक्सपोर्टर की कंट्री ही होनी चाहिए। इसके बाद पेमेंट टर्म देखें, आपने पेमेंट टर्म से साइट एलसी डिसाइड किया तो साइट एलसी है, कहीं एलसी 90 डेज़ तो उसने नहीं मेंशन कर दी। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं कि इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, जो जो उसने डॉक्यूमेंट्स उसमें आपसे डिमांड किए हैं, क्या वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बीच में ऐड कर दे जो आपकी दस्तरस में ना हो, जिसको आप प्रोवाइड ही ना कर सकें, तो ये भी अपनी चीज़ देखनी है।
फिर एक और चीज़ प्रेजेंटेशन टाइम, यानी शिपमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने बैंक में प्रेजेंट करने होते हैं, तो उसका टाइम क्या है, वो कम से कम 15 डेज़ होना चाहिए। ये नहीं कि वो 5 दिन दे देगी, 5 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में प्रेजेंट करते हैं, 5 दिन के लिए फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आप शायद रेडी कर लें, लेकिन बिल ऑफ लीडिंग आपको लेते हुए कुछ टाइम लग सकता है। बाज़ औक़ात सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बीच में छुट्टियाँ आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो कम से कम 15 डेज़ का, 21 डेज़ का टाइम हो तो ठीक है, अदरवाइज़ 15 डेज़ का भी ओके है। तो ये 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये आपने ज़रूर चेक करनी है। बाकी मज़ीद और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, वो आपका जो टेक्निकल स्टाफ है, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है, वही उन चीज़ों को देखेगा और वो उसके ऊपर अपनी कमेंट करेगा कि कौन सी चीज़ें वर्केबल हैं, कौन सी नहीं है, किस चीज़ में चेंजेस होनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बायर को आपसे फ्रॉड करना चाहता है, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बाद में फिर एलसी में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बजाय इसके कि अमेंडमेंट में पढ़ें या कोई कन्फ्यूजन पैदा हो, आप उसको शुरू में ही अर्ली स्टेज पे उस चीज़ को क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।